गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ्रांस में आउटब्रेक हुआ था, उसका फर्स्ट पार्ट हमने कल डिस्कस किया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशंस पार्ट 2। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं कल का बताती हूँ आपको मैंने कल बताया था कि वहाँ पर राजा ने क्या करी थी, मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी। उस मीटिंग कौन सी, स्टेट जनरल की। ठीक है, स्टेट जनरल की मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी, जिसमें क्या करने के लिए, टैक्सेस डिसाइड करने के लिए। लेकिन टैक्स वहाँ पर डिसाइड करने के लिए क्या था, इक्वल वोटिंग होना ज़रूरी था। तो वहाँ पर इक्वल वोटिंग नहीं हुई थी। तो थर्ड ई स्टेट के लोग थे, उन्होंने नेशनल असेंबली उससे स्टेट जनरल से क्या कर दिया, बायकॉट कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि अब तो हमें हमारी न्यू असेंबली बनानी है। उस असेंबली को उन्होंने नाम दिया नेशनल असेंबली। तो उन्होंने कहा हमें एक नया ड्राफ्ट चाहिए। किसका ड्राफ्ट, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, उन्होंने एक नए संविधान की मांग करी। लेकिन राजा ने क्या करा, जैसे ही उन्होंने डिमांड करी, राजा ने उसे भी मना कर दिया। अब जब राजा ने उन्हें मना कर दिया तो वो कहाँ पर बैठ गए, टेनिस कोर्ट पर बैठ गए। और उन्होंने कहा कि जब तक हमारा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन पूरा रेडी नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर उसके अंदर मैंने आपको दो नाम बताए थे, एक मीराबिउ और दूसरा आपको बताया था मैंने अब्बेसेस। ठीक है, तो मीराबिउ क्या थे, पर्सन थे। कौन सी फैमिली के पर्सन थे, वो नोबल फैमिली के पर्सन थे। ठीक है, तो जो उनका एक ग्रुप बना था, मीराबिउ का जो ग्रुप बना था, उसके अंदर जो पर्सन्स आए थे वो सब कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे, नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, क्योंकि कल ये मेरे पास एक डाउट में क्वेश्चन आया था कि मीराबिउ क्या है, ग्रुप है या पर्सन। बट यहाँ पर मीराबिउ पर्सन है, और मीराबिउ पर्सन के साथ जितने भी लोग जुड़े थे वो कौन से स्टेट के थे, सेकेंड ई स्टेट के लोग थे, मीन्स नोबल फैमिलीज के लोग थे। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर सेकेंड अब्बेसियस जो कौन थे, ऑथर थे, फ्रेंच ऑथर थे। और उनके साथ भी बहुत सारे, देखो ऑथर एक नहीं होता है, ऑथर बहुत सारे होते हैं। तो एक ऑथर जब अपने विचार प्रकट करेगा, लिखेगा, तो उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। ठीक है, तो उनकी भी एक पूरी यूनिटी बन गई थी। तो ये दोनों ग्रुप जो थे वो किसके साथ जुड़ गए, वो दोनों ग्रुप किसके साथ जुड़े, थर्ड ई स्टेट के साथ में जुड़ गए। ठीक है, अब देखिए आज हमारा जो पार्ट स्टार्ट होता है, कल मैंने फर्स्ट पार्ट बताया था कि वहाँ पर जो जनता थी वो खुश नहीं थी, थर्ड ई स्टेट के लोग। राजा ने जब उनकी डिमांड नहीं मानी तो वो राजा से क्या हो गए, गुस्सा हो गए, और उन्होंने वहाँ से उस स्टेट जनरल की मीटिंग से बायकॉट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इसका पार्ट 2 देखते हैं कि एक तो कारण वो था कि राजा ने उनकी बात नहीं मानी। ठीक है, अब सेकंड रीजन क्या होता है कि वहाँ पर अचानक से क्रांति का विस्फोट होता है। तो द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन पार्ट सेकंड। ओके, While the National Assembly was busy of Versailles crafting a constitution, France was in टर्मोइल। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए नेशनल असेंबली जो है वो बनना शुरू हो गई। सारे लोग क्या है, नेशनल असेंबली बनाने के लिए उसके अंदर बिजी है। ठीक है, और जो वर्साइल मतलब उसमें क्या क्या जोड़ना है, कौन कौन सी संधि करनी है, कौन कौन सी ट्रीटी करनी है, नहीं करनी है, उस पर ड्राफ्ट तैयार करने के लिए वो उसके अंदर बिजी थे। कौन, थर्ड ई स्टेट के लोग। ठीक है, और जब उस समय क्या हुआ, फ्रांस वॉज इन टर्मोइल। टर्मोइल का मीन्स होता है उथल पुथल। ठीक है, उस समय फ्रांस में उथल पुथल हो गई। किस चीज़ की उथल पुथल हुई, क्या वहाँ पर कोई हमला हुआ या वहाँ पर किसी ने अटैक कर दिया, नहीं। वहाँ पे ये हुआ कि जो पुअर पीजेंट थे, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 600 रिप्रेजेंटेटिव जो आए थे वो सब कौन से, प्रॉस्परस फैमिली से और एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे। वो 600 रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर आए थे। लेकिन जो पीजेंट वगैरह थे, जो वर्कर्स थे, जो लेबर्स थी, वो तो सब अपना अपना काम कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए कि अचानक वहाँ पर उस समय क्या होता है, हार्श विंटर। अब हार्श विंटर मतलब कि वहाँ पर वहाँ का वेदर कैसा हो गया है, खराब हो गया। खराब जब आपको पता है कि जिस क्रॉप का टाइम होता है, जिस फसल का टाइम जिस वेदर के लिए होता है, और अगर वह वेदर उसके अगेंस्ट हो जाता है, बिल्कुल उसके डिफरेंट हो जाता है, तो क्या होगा, वहाँ की जो फसल है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अब वहाँ पर हार्श विंटर हो गया। ठीक है, खराब मौसम हुआ। खराब मौसम का इफेक्ट किस पे पड़ा, पुअर हार्वेस्ट। वहाँ की जो फसल थी वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। अब वहाँ पर आपको पता है कि किसानों ने इतनी मेहनत से अगर फसल नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ उस साल का जो उत्पादन की जो मात्रा होगी वो क्या होगी, कम होगी। और कम होने के कारण वहाँ पर क्या फैलेगी, भूखमरी फैलेगी। ठीक है,
फिर क्राइसिस इन कंट्री, अब कंट्री में क्या हो गया, एक तरफ पुअर वेदर, दूसरी तरफ पुअर हार्वेस्ट, और सेकंड थर्ड पॉइंट आ गया अपना क्राइसिस इन कंट्री। अब कंट्री में संकट उत्पन्न हो गया। संकट किस चीज का उत्पन्न हो गया, खाने का। संकट किसका उत्पन्न हुआ, खाने का। जब उत्पादन ज्यादा होगा तो अत्यधिक मात्रा में वहां पर सब चीज सही कीमत में हमें मिल जाएगी, लेकिन अगर उस चीज का प्रोडक्शन वहां पर कम है या वहां की जो फसल है वो उस साल नष्ट हो गई है तो क्या होगा, वहां का संकट बढ़ जाएगा। तो अब वहां की जो कंट्री है, कौन सी कंट्री पढ़ रहे हैं हम, फ्रांस, ठीक है। फ्रांस में क्या हो गया है, वहां पर संकट बढ़ गया है, किसका, खाने का, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स को देखते हुए राजा ने क्या करा, किंग ऑर्डर ट्रूप्स। अब देखिए, अब आप यहाँ पर हम इसको फर्स्ट वाले इंट्रोडक्शन से जोड़ते हैं कि राजा ने बुलाई ट्रूप्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर इवेंट था, 14 जुलाई 1789 को इवेंट था। तो उस समय वहाँ पर कुछ अफवाह फैलाई गई, लोगों के द्वारा फैलाया गया कि राजा ने ट्रूप्स बुलाई है। ट्रूप्स मैंने आपको बताया था क्यों बुलाई थी, सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए। बट यहाँ पर लोगों ने क्या सोचा कि अब देखिए वहाँ पर संकट तो बढ़ा हुआ था, लोगों में निराशा भरी हुई थी, लोग बहुत गुस्से में थे। गुस्से में क्यों थे, क्योंकि क्या था, जो बड़े बड़े आपको पता है अपने ना क्लर्जी वगैरह पड़े थे, जो पैसे वाले लोग थे, उन्होंने क्या कर लिया, वो जो अनाज था उसको स्टोर करना शुरू कर दिया। जब उनको पता लगा कि अब यहाँ पर फसल नष्ट हो गई है, इस साल खाने की बहुत दिक्कत आएगी, तो उन्होंने क्या कर लिया, भोजन को अनाज को क्या करना इसका कर दिया, स्टोर करना शुरू कर दिया। अब जो गरीब जनता थी, जो पुअर पीजेंट्स थे, वो क्या हो गए, एकदम गुस्से में आ गए कि अगर ये लोग सारा अनाज ले जाएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, हम क्या खाएंगे। तो इन सब सिचुएशंस को देखते हुए वहाँ जो राजा है उसने क्या करा, ट्रूप्स को ऑर्डर दिया। क्यों दिया ऑर्डर, कि ताकि कारणवश जो फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट और थर्ड ई स्टेट के लोग जो एक दूसरे से उस समय एंटी हो रहे थे, अगर किसी कारण से उनके बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, वहाँ पर कोई लड़ाई हो जाती है, तो उस समय वो ट्रूप क्या कर सके, उन्हें कंट्रोल कर सके। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर राजा का मकसद क्या था, अपने राज्य में पीस, शांति बनाए रखने का, ठीक है। तो शांति कैसे बनाई जा सकती है, जब दो गुट आपस में लड़ेंगे ना तो उनको कौन छुड़ा सकता है, उनको वहाँ की सेना ही कंट्रोल कर सकती है। तो यहाँ पर जो ट्रूप्स बुलाई गई है वो राजा का जो पर्पस था वो यही था कि ये कारण हमने पढ़े ना, इन कारण से राज्य के अंदर कोई संकट उत्पन्न ना हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, कोई ऐसा दंगा ना हो जाए जिसके कारण क्या हो कि बहुत ज़्यादा हानि भुगतनी पड़े। तो उसने उससे पहले क्या बुलाना चाहा, ट्रूप्स बुलाना चाहा। अब देखिए ट्रूप्स, अब जैसे ही लोगों के पास ये बात पहुंचती है कि राजा ट्रूप्स बुला रहा है, तो जनता ने ऐसा क्यों सोचा, पब्लिक क्या सोच रही है कि जो राजा है वो हम पर, पहले तो हमारे वैसे संकट है कि हमारे पास भोजन नहीं है, सब बड़े लोगों ने हमसे सब कुछ ले लिया है, उन्होंने अनाज को स्टोर करके रख लिया है, हमें खाने के लिए कुछ नहीं दिया, और दूसरा राजा जो है वो भी हमें दबाने के लिए क्या कर रहा है, सेना को बुला रहा है। क्लियर, यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉय द बेस्टाइल। अब यहाँ पर जो पब्लिक है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है। एजिटेटेड का मीनिंग होता है उत्तेजित होना। अब पब्लिक जो है वो उत्तेजित हो रही है, उत्तेजित गुस्से में आकर वो क्या कर देती है कि बेस्टाइल फोर्ट, हमने पढ़ा ना जहाँ राजा रहता था, उसने उसे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई हम तो इस पर अटैक करेंगे और हम इसे नष्ट कर देंगे, क्योंकि राजा ने जब हमें मारने के लिए हमारे लिए सेना बुलाई, तो हम भी राजा की कोई भी संपत्ति को सुरक्षित नहीं रहने देंगे। क्यों, क्योंकि अगर वो कह रहे कि इन्होंने हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, मीन्स हमारी फसल वगैरह सब हमसे लूट ली, हमसे ले गए, तो हम भी उनकी कोई भी संपत्ति सुरक्षित नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये पॉइंट क्लियर होता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि राजा का ट्रूप्स बुलाने का मकसद क्या था, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ओके, मैंने आपको उसमें डाउट में क्लियर भी करा था कि सेफ्टी और सिक्योरिटी किसकी चाहिए थी, कि कोई भी स्टेट के लोग आपस में एक दूसरे से ना लड़े। क्लियर। अब देखिए ये पार्ट हमारा यहाँ क्लियर होता है।
ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन से लिंक हो चुका है। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि जितने भी हम वीडियोस पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, हर वीडियो को एक दूसरे से कनेक्ट करके चलिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप लाइन टू लाइन अगर इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से क्लियर करते हुए चलेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा कि 14 जुलाई 1789 इवेंट यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर ट्रुप्स के बारे में हमने पढ़ा था। क्लियर। अब देखिए, अटैक एंड शैटो। शैटो जो नाम है, ये एक नाम है शैटो, ठीक है। ये एक फ्रेंच वर्ड है। क्या है ये? एक फ्रेंच वर्ड है। इसका प्रोनाउंसिएशन है शैटो। ये एक जगह है वहाँ पर, कहाँ पर? फ्रांस में जगह है। वहाँ पर क्या करते हैं? हमला कर देते हैं। कौन हमला कर रहे हैं? देखिए, पीजेंट्स फियर्ड अबाउट द एक्शन ऑफ मैनर, ठीक है। अब यहाँ पर जो पीजेंट है, देखिए ये वर्ड है ना मैनर, ये मैनर कौन है? मैनर जो है बड़े लोग हैं, जो कहाँ रहते हैं? कैसल में रहते हैं। कैसल जानते हो ना, जहाँ पर इनके छोटे छोटे किले दुर्ग बने हुए होते हैं, तो वहाँ पर ये लोग रहते हैं। पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं। जो ये मैनर लोग हैं ना, इन्होंने क्या करा था? इनसे अनाज लेकर स्टोर कर लिया था सारा, ठीक है। तो पीजेंट जो थे वो इनसे डरे हुए थे। क्या डरे हुए थे? कि कहीं ये हम पर हमला ना कर दे, ये ना। तो इससे पहले के बारे में उन्होंने सोचकर उन्होंने एक्शन ले लिया। किसके लिए? मैनर के लिए, बड़े लोगों के लिए। उन्होंने पहले ही एक्शन ले लिया कि ये अगर हम पर हमला करेंगे तो हम भी इन पर अटैक करने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। ये जगह है जहाँ पर कौन रहते हैं? सारे बड़े लोग रहते हैं। समझ में आ गया ना? आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ हर कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग एरियाज डिवाइड किए होते हैं। तो शैटो जो जगह का नाम है, वहाँ पर बड़े लोग रहते थे, सारे पैसे वाले लोग रहते थे। मीन्स आप देखिए, नोबल फैमिलीज हुई या एजुकेटेड जो भी अच्छी अच्छी पोस्ट पर वर्क करते हैं, वो सारे व्यक्ति वहाँ पर रहते थे, पर्सन सारे वहाँ पर रहते थे। तो वहाँ पर अटैक करने के लिए पीजेंट्स ने सोचा, क्योंकि पीजेंट डरे हुए थे। फियर लिखा है ना मैंने, पीजेंट्स फियर्ड। किससे डरे हुए थे? इन मैनर से डरे हुए थे, ठीक है। होल कंट्री वॉज इन द मोड ऑफ रिवॉल्ट। पूरी जो कंट्री थी, पूरा जो देश था, वो क्या था? रिवॉल्ट के मूड में था। कि अब रिवॉल्ट जानते हो ना, कि अब तो यहाँ पर क्रांति होनी है। क्योंकि पहली चीज कि एक तो उनकी नेशनल असेंबली के लिए राजा ने मना कर दिया। दूसरा, अब उन्हें खाने के लिए भी राजा ने क्या कर दिया? उनके पास खाने को उन्हें मिल नहीं रहा है। सारा अनाज जो था उन्होंने स्टोर करके रख लिया। जो पब्लिक, जो गरीब लोग हैं, वो भूखमरी के कारण मर रहे हैं। तो पूरे कंट्री के अंदर क्या हुआ? रिवॉल्ट फैल गया। हर व्यक्ति के मन में गुस्सा, हर व्यक्ति के मन में क्रांति का भाव उत्पन्न हो गया। किसके प्रति? राजा के प्रति। अब जब इस तरह की बात हो गई, अब देखिए, जब राजा को पता लगता है ना कि अब पूरी कंट्री में सब रिवॉल्ट फैल चुका है, तो क्या होगा? कि राजा डरेगा। किससे डरेगा? वहाँ की जनता से डरेगा। वह अपनी प्रजा से डरना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि राजा तो एक है लेकिन प्रजा बहुत है, ठीक है। तो वो प्रजा से डरना शुरू करता है कि अब प्रजा जो है पूरी झगड़े के मूड में है और वो राजा की एक बात भी सुनने के लिए एग्री नहीं है। तो लुई 16 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल असेंबली एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। लुई 16 ने क्या कर लिया? ये पहचान कर ली, वो जान गया अच्छे तरह से कि अब मुझे नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट करना होगा। तो नेशनल असेंबली के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था, न्यू संविधान जो रेडी किया गया था, उससे लुई 16 ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर? पावर्स टेकन फ्रॉम क्लर्जी दैट इज वाज एबोलाइज्ड, ठीक है। पावर्स टेकन फ्रॉम क्लर्जी। अब उन्होंने क्या कर ली? जो क्लर्जी के पास पावर थी ना, वो उन्होंने उनसे ले ली। किसने ले ली? नेशनल असेंबली में, ठीक है। पहले क्या था? स्टेट जर्नल पढ़ा था ना हमने, स्टेट जर्नल। अब क्या बन गई वहाँ पे? नेशनल असेंबली बन गई। तो नेशनल असेंबली में क्या कर लिया? क्लर्जी की पावर को ले लिया। क्लर्जी के पास जितनी भी पावर्स थी, कौन कौन सी पावर्स थी उनके पास? डिक्री, वो टैक्स वसूल करते थे ना, वो पावर भी किसने ले ली? नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली ने ले ली। तैथिस वॉज एबोलाइज्ड। अब तैथिस जो था, पढ़ा था ना हमने तैथिस, याद है ना, कि 10% भाग किसको देना पड़ता था? उनको किसको देना पड़ता था? नोबल फैमिली और क्लर्जी को देना पड़ता था। जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका 1/10 पार्ट उनको टैक्स के रूप में देना होता था। तो वो भी अब क्या हो गया? समाप्त हो गया। वो भी अब समाप्त हो गया। जो क्लर्जी
टैक्स लेती थी वह टैक्स उनसे समाप्त हो गया, अब वह टैक्स नहीं लेगी क्योंकि ये सारी पावर किसके पास चली गई है, नेशनल असेंबली के पास चली गई है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा, यहाँ पर डिक्री कर दिया। ठीक है, डिक्री मीन्स होता है ऑर्डर, आप देखिएगा आपकी बुक में वर्ड आएगा डिक्री, ऑर्डर। ठीक है, उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि क्लर्जी के पास जितनी भी ज़मीनें हैं वो ज़मीनें किसानों को वापस लौटा दी जाएंगी, वह ज़मीनें किसानों के अंदर बांट दी जाएंगी, और जो अनजस्ट सोसाइटी थी, अनजस्ट सोसाइटी जानो ना, जहाँ सोसाइटी के साथ न्याय नहीं किया जा रहा था, अन्याय किया जा रहा था, उस सोसाइटी में इक्वलिटी आने लग गई। कब, जब नेशनल असेंबली बनी। तो नेशनल असेंबली बनने के साथ क्या हुआ, जो थर्ड स्टेट, जो पीजेंट्स वगैरह थे, उनको उनकी ज़मीनें, जो जमींदारों ने, क्लर्जी ने जो उनसे छीन ली थी, उनसे ले ली थी, उनकी ज़मीनों पे जो उनसे काम कराते थे, बदले में उनसे टैक्स भी लेते थे, वह सारी ज़मीनें किसको लौटा दी, किसानों को लौटा दी। और वहाँ पर क्या आने लग गई, धीरे धीरे नेशनल असेंबली का जो एम था, क्या एम था नेशनल असेंबली का, कि नेशनल असेंबली चाहती थी इक्वलिटी, समानता। तो वह एम जो था, वह एम स्टार्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया, और राज्य में वह, अब जो पावर किसके पास थी, राजा के पास थी, वो किसके पास है, नेशनल असेंबली के पास है। मीन्स कुछ पावर्स जो थी वो किसको दी थी, राजा को, और कुछ पावर्स किसके पास थी, नेशनल असेंबली के पास थी। क्लियर। अब आपको मैं ये बताऊंगी कल कि अब ये संविधान तो बन गया, अब राजा के पास कौन कौन सी पावर गई, राजा के अंदर क्या बदलाव आया। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोनार्की। ठीक है, कल हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोनार्की, कि राजा जो था, संविधान का राजा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, और संविधान ने राजा को कौन कौन सी शक्तियां दी, कौन कौन से पावर्स दिए जिस पर राजा काम कर सकता था, और नेशनल असेंबली के पास कौन कौन सी पावर थी जिस पर वह नेशनल असेंबली वर्क करती थी। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने तैयार करा था, उसका बेस क्या था, उसका आधार क्या था, उसमें क्या क्या पावर्स, क्या क्या फंक्शंस डाले गए थे, वो सारे पॉइंट्स हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको पूरा बैकग्राउंड पूरा समझ में आ गया होगा। आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन पार्ट 1 एंड आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन पार्ट 2। देखिए दोनों को डिफरेंस करिए। पार्ट 1 में तो क्या हुआ था, नेशनल असेंबली की डिमांड हुई थी जो राजा ने नहीं मानी, तो वैसे जनता गुस्से में थी। और आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन पार्ट 2 में क्या हुआ कि वहाँ पर क्या हो गया, हार्श वेदर, हार्श विंटर हुआ, जिसके कारण पुअर हार्वेस्ट हो गई। पुअर हार्वेस्ट के कारण वहाँ पर क्या हो गया, संकट उत्पन्न हो गया, क्राइसिस उत्पन्न हो गए, और उसके कारण वहाँ के लोग गुस्से में आ गए, क्योंकि जो बड़े लोग थे उन्होंने क्या कर लिया, अनाज को स्टोर करना शुरू कर दिया कि ताकि उन्हें ना मिले, तो वो पहले से उन्हें स्टोर करने लगे। उनके पास तो पैसे थे, वे खरीद सकते थे, लेकिन जो गरीब जनता थी वो तो नहीं खरीद सकती थी। जो पुअर थे, जो मतलब ओनली डे पर काम करते थे, उन्हें डेली की जो मजदूरी दी जाती थी, डेली वेजेस पर जो वर्क करते थे, उनके द्वारा ये मुमकिन नहीं था कि वे अनाज को स्टोर करके रख सकें। तो ये सारे जो रीजंस थे वो क्या थे, क्रांति के कारण बने। अब आपको ये चीज़ याद रखनी, कई बार होता है कि बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कारण क्या हुए थे, क्या ऐसा हुआ था। तो ये जो रीजंस हम पढ़ रहे हैं ना, ये रीजंस आपको माइंड में रखने हैं, और जो भी पॉइंट है ये सारी लाइंस आपकी बुक से कनेक्टेड हैं। तो आप एक एक लाइन को अगर पढ़कर देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। और अगर कोई भी वर्ड उसमें ऐसा आता है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं या आपको मीनिंग नहीं आ रहा है, तो आप डाउट में डालिए, आपका हर पॉइंट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ऐप के अंदर डाउट में डाल सकते हैं, उसे क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।